किसी भी बच्चे को स्वीडन क्यों कंसीडर करना चाहिए? पीआर के लिए मोस्टली जो पाकिस्तान से स्टूडेंट फैमिलीज को लेके जाना चाहते हैं। और स्वीडन में स्कॉलरशिप्स के बारे में बहुत सुना है कि स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स मिलती है, तो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है? तो स्वीडन फ्री स्टडी भी ऑफर करता रहा है। अगर 7 डिपेंडेंट्स जा रहे हैं, स्पेशली बच्चे, उनकी एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूरोप में स्वीडन इज अ गुड मार्केट। बट ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है जिसके थ्रू वीज़ा प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग हो सकती है? स्वीडन शेंजन होने के साथ स्कैंडिनेवियन कंट्री है। लाइफ इन स्वीडन किस तरह की है, अगर हम अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहें? तो मैं स्वीडन इसीलिए भी सजेस्ट करता हूँ। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करने की जगह खुद डायरेक्ट अप्लाई करने लग जाते हैं। व्हाट आर द मिस्टेक्स जो मेजरली ऐसे स्टूडेंट्स करते हैं? प्रॉब्लम जहाँ आता है वो है वीजा स्टेज। ऑब्वियसली स्टूडेंट विल गेट स्कॉलरशिप। Assalamualaikum everyone, I'm Kenza Sajjad from International Group of Education. Welcome to our first Study Abroad podcast. आज की हमारी पॉडकास्ट स्वीडन के रिगार्डिंग है। स्वीडन एक वर्ल्ड रिनॉन कंट्री है, 95% नोबेल प्राइज होल्डर कंट्री भी है। और स्वीडन के रिगार्डिंग हमारे पास बहुत क्यूरीज थी डिफरेंट स्टूडेंट्स की, जो डिस्कस करने के लिए हमने आज इनवाइट किया है हमारे डेस्टिनेशन मैनेजर मिस्टर आजिब परवेज को। ही विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्वीडन एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच अपने प्रेशियस टाइम में से कुछ टाइम निकालने के लिए इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में है। तो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। नो वरीज, एग्जैक्टली वी वर वेरी कंसर्न कि बहुत सी हमारे पास क्यूरीज आ चुकी हैं ऑलरेडी स्वीडन के रिगार्डिंग। तो बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहले पूछ लेते हैं कि किसी भी बच्चे को स्वीडन क्यों कंसीडर करना चाहिए? स्वीडन क्यों कंसीडर करना चाहिए? देखें, अभी अगर हम प्रेजेंट सूरत हाल को देखें, उसमें आपका यूके, यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये एक ऐसी मार्केट हो चुके हैं, इस पे बिल्कुल भी आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते हैं। जैसे आपने पहले देखा ऑस्ट्रेलिया किस तरह से पाकिस्तानियों के लिए बंद हुआ, उसके बाद यूएसए ने हमारे लिए दरवाजे बंद किए। कनाडा पहले से ही हमें पसंद नहीं करता है कि हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाएँ। उन्होंने उनकी पॉलिसीज़ ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी हुई है। हमारे पास यूके बचता था और यूरोप की मार्केट बचती थी। यूके में हमने बहुत काम कर लिया माशाल्लाह से, और अभी लास्ट इनटेक में आपको आइडिया होगा कि किस तरह से यूके का भी डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यूरोप में या स्वीडन में, बेसिकली पूरे यूरोप में ही अगर आप देखेंगी तो उनका जो प्रोसेस है वो बाकी इंग्लिश कंट्रीज से डिफरेंट है। वो हमेशा से ही फिल्टर स्टूडेंट को प्रेफर करते हैं, वो स्टूडेंट जो जेन्युइन है और वहाँ जाके पढ़ना चाहता है। इसीलिए हमें यूरोप में स्वीडन इसीलिए कंसीडर करना चाहिए। एक तो उनकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है वो नॉर्मल है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। फ़ी स्ट्रक्चर हाँ कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ा सा हाई है, लेकिन वो मैनेजेबल है, क्योंकि हम यहाँ से 50% ऑफ द ईयरली फीस जमा करवा के जाते हैं, यानी सेमेस्टर फीस जमा करवा के जाते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो पीआर के लिए मोस्टली जो पाकिस्तान से स्टूडेंट जाते हैं, फैमिलीज़ को लेके जाना चाहते हैं, जो यूरोप में सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए स्वीडन बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इनका वीज़ा प्रोसेस बहुत आसान है। और इनकी एम्बेसी पाकिस्तान में, जो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि मोस्टली जो यूरोप की एम्बेसीज हैं वो पाकिस्तान से जा रही है, तो ये वो एम्बेसी है जो चाह के पाकिस्तान में वापस आई है। और इसके अलावा अगर इसका ओवरऑल बजट की बात की जाए तो वो भी दूसरे कंट्रीज से इनिशियल बजट कम आता है। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि स्वीडन एक अच्छा ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अफोर्डेबल स्टडीज़ करना चाहते हैं, जो अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके जाना चाहते हैं, और जिनके सेटलमेंट के प्लान्स हैं, तो उनके लिए यस, यूरोप में स्वीडन इज़ अ गुड मार्केट। राइट, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फॉर दैट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अगर कोई भी स्टूडेंट है, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है, उसके 55 to 60% मार्क्स हैं, क्या इस तरह के स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं स्वीडन में? एग्जैक्टली ले सकते हैं। स्वीडन का जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है वो डिफाइंड नहीं, ओके, ठीक है। ये हमारे कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने ऑब्वियसली एक क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है। बेसिकली स्वीडन में जो एडमिशन होता है वो आपका मेरिट बेस होता है, ठीक है। जब आप स्वीडन में एडमिशन करते हैं, आपकी मेरिट के मुताबिक आपकी सिलेक्शन होती है। ऑब्वियसली अगर उन्होंने एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट
मांगी हुई हैं, जैसे इंटेंट लेटर्स हैं, मोटिवेशन लेटर्स हैं, या कोई आपका रिसर्च प्रोजेक्ट या थीसिस, तो उसकी बेस पे भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपकी सिलेक्शन करती है। लेकिन अगर ओवरऑल एक प्रोसेस देखा जाए, उसमें अगर आपके 40% भी मार्क्स हैं, अगर आपने एडमिशन किया हुआ है, अगर उस यूनिवर्सिटी में सीट्स अवेलेबल हैं और आप उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं, तो आपको 40% पे भी एडमिशन आ जाता है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन यस, अप्रिशिएटेबल चीज़ यही है कि 60%, 55 टू 60% का जो ब्रैकेट है, वो स्टूडेंट की सिलेक्शन में हेल्प करता है कि वो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इस परसेंटेज पे सिलेक्ट हो सकता है। अच्छा, जो एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, जैसे भी आपने पूरी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, सपोज बच्चे के मार्क्स 45-50% है, लेकिन वो आइल्स अच्छा स्कोर कर लेता है, एकेडमिकली ही इज़ वीक, बट प्रोफिशिएंसी वाइज या किसी तरह भी ओवरऑल 7 या 7.5 बैंड स्कोर कर लेता है, तो क्या इस चीज़ का कोई बेनिफिट होगा उसको एडमिशन? देखिए, जो इंग्लिश टेस्ट है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एडमिशन के लिए, और हर यूनिवर्सिटी आपसे मिनिमम 6.5 ओवरऑल, राइटिंग में 6 बैंड्स रिक्वायर करती है। अगर स्टूडेंट 40% मार्क्स के साथ ये बैंड भी स्कोर कर लेता है, तो उसके पास चांस है कि वो एडमिशन सिक्योर कर सकता है। बट अगेन, अगर 7 और 7.5 बैंड्स आते हैं, तो यस, वो कुछ चीज़ें उसकी कवर कर जाती हैं परसेंटेज को, कि उसका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है, जिसकी वजह से उसको एडमिशन ग्रांट हो सकता है। तो ये चीज़ हेल्प आउट करती है एडमिशन की ग्रांट होने। ओके, परफेक्ट। आइल्स के अलावा कोई और लैंग्वेज एग्जाम एक्सेप्टेड है इसमें? जी बिल्कुल, आइल्स के अलावा पीटी आपका जो टेस्ट आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, वो भी आप एक्सेप्टेबल है। अगर उसके आप स्कोर्स की बात करें, हमें उसमें 62 ओवरऑल, राइटिंग में 61 स्कोर्स चाहिए, वो भी एक्सेप्टेबल है। और उसके अलावा एक और टेस्ट एक्सेप्टेबल है, टोफिल में हमें 90 ओवरऑल चाहिए और 20 जो स्कोर्स हैं वो राइटिंग में चाहिए। यहाँ पे आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि इन्होंने राइटिंग के पार्ट में एक स्कोर को मैंडेटरी किया हुआ है, तो वो अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तो यस, एडमिशन ग्रांट होने की चांसेस है। ग्रेट। अच्छा, कौन कौन से इनटेक्स अवेलेबल है हमारे पास स्वीडन में एडमिशन के लिए? अगर आप मेजर इनटेक की बात करें तो वो एक ही है, सितंबर इनटेक, अगस्त एंड सितंबर इनटेक। ठीक है, ये बेसिकली हमारे इधर फॉल इनटेक के नाम से काफ़ी फेमस है, लेकिन अगस्त एंड सितंबर, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अगस्त में क्लासेस स्टार्ट करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस सितंबर में स्टार्ट होती है। तो इनका जनरल इनटेक भी है, लेकिन उसमें आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि उसमें जो कोर्स सिलेक्शन है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। वही बंदा वो कोर्स ऑप्ट कर सकता है जो स्पेसिफिकली उसके रेलिवेंट डिग्री होल्ड करता है। अदरवाइज हमें प्रॉब्लम होती है कि जो डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते हैं, उनके लिए एडमिशन सिक्योर करना फॉर जनरल इनटेक। तो मेजर इनटेक आप सितंबर को ही कंसीडर करें। ठीक है। एज यू मेंशन कि कोर्स सिलेक्शन करना एंड ऑल दिस थिंग्स, कोई भी स्टूडेंट है सपोज, तो वो किस तरह से अपने लिए खुद कोर्स चूज कर सकते हैं? इज देयर अ वेबसाइट और समथिंग फॉर दैट? देखिए, स्वीडन ने एक चीज़ बहुत अच्छी की हुई है, उन्होंने आपको एक पोर्टल दिया हुआ है स्वीडन admissions.com के नाम से। ओके। ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर गाइडलाइन, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किन अथॉरिटीज से अटेस्टेशन चाहिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो तक मेंशन है। और उसके बाद उन्होंने आपको एक कैटलॉग दिया हुआ है, कोर्स कैटलॉग, जिसमें आप अपने जो भी डिग्री सर्च करना चाहते हैं, और आपका एडमिशन भी उसी पोर्टल से अप्लाई होता है। उसकी फ़ीस है 900 स्वीडिश क्रोना, जो कि स्टूडेंट पे करता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है एडमिशन और वीज़ा, उस सब चीज़ों की गाइडलाइन उधर से ही ले सकते। परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, देयर इज वन थिंग कि फील्ड चूज करते हुए बच्चा कोशिश करता है कि जो इन डिमांड फील्ड है या उस कंट्री की स्पेशलाइजेशन है उस फील्ड में, उसी को चूज करे। तो स्वीडन में ऐसी कौन सी फील्ड्स अवेलेबल है? देखिए, स्वीडन में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में, जब हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो मैं स्वीडन के साथ दूसरे कंट्रीज़ को इन्वॉल्व रखूँगा, उसको हम नहीं साइड पे लेके जाएंगे, क्योंकि इनका जो प्रोसेस है वो सेम तरीके से ही हर चीज़ चलती है। बस कुछ सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ चीज़ों का डिफरेंस है, वो हम कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में बैठेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। स्वीडन में हमें कोर्स सिलेक्शन के लिए सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी डिग्री रेलिवेंट होनी चाहिए। देयर आर सम कोर्सेज जो जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट को प्रेफर करते हैं,
लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली किसी स्पेशलाइज्ड कोर्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो बैकग्राउंड जो प्रीवियस डिग्री है को रेलिवेंट रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रीवियस रेलिवेंसी आपको एडमिशन ग्रांट करवाने में बहुत हेल्प आउट करती है। हाँ, स्वीडन कुछ ऐसे कोर्सेज भी ऑफर करता है जो आप जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट पे ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है और उसमें ऑब्वियसली फिर सीट्स की अवेलेबिलिटी का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो स्वीडन में एडमिशन के लिए मेरे ख्याल में रेलिवेंट रहना बहुत ज़रूरी है, जो आपको हेल्प आउट करेगा एडमिशन कराने में। परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू फॉर दैट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी भी स्टूडेंट को कैसे पता लगेगा कि ये कोर्स उसके लिए राइट है या परफेक्ट चॉइस है उसके लिए? देखिए, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, बैचलर्स के कोर्सेज हैं या इंटरमीडिएट में जो भी कोर्सेज हैं, दे हैव स्पेसिफिक क्रेडिट आवर्स। ठीक है, ठीक है। अब बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेने के लिए आपके प्रीवियस डिग्री में, आपके ट्रांसक्रिप्ट में आपके सब्जेक्ट्स के क्रेडिट आवर्स को काउंट किया जाता है। अगर उनकी प्रीवियस डिग्री के क्रेडिट आवर्स उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक है तो ऑब्वियसली दे विल गेट द एडमिशन। तो उनके पास एक स्पेसिफिक कैलकुलेटर होता है, क्रेडिट आवर काउंटर, जिससे वो अपने क्रेडिट आवर्स को ईसीटी में कन्वर्ट करते हैं। ईसीटी बेसिकली यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम है। हमारे इधर क्रेडिट आवर्स चलते हैं, वहाँ पे ईसीटीज चलते हैं। तो वो उसको कैलकुलेट करके, अगर आप एक आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप मास्टर्स के लिए एडमिशन में जा रहे हैं और फर्ज करें आप आईटी में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और आपकी प्रीवियस डिग्री आईटी के रिलेटेड ही है, तो आपकी डिग्री के अगर 4 साल की डिग्री है तो 240 ईसीटी अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो ईसीटीज बनते हैं। और मोस्टली बाहर के कंट्रीज में जो बैचलर डिग्री है वो 3 साल की है, 180 ईसीटी की। तो अल्टीमेटली आपकी कोर्स रेलिवेंसी होनी चाहिए, ईसीटी आपके मैच हो जाते हैं कि आपने यहाँ से 4 साल की डिग्री की हुई है। तो ये क्राइटेरिया वहाँ पे सिलेक्शन का, और स्टूडेंट को आप इस तरह से समझा सकते हैं कि इस तरह से एक प्रोसेस है जिसकी वजह से आप एडमिशन ले सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, स्वीडन में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करती हैं या ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं? देखिए, ऐसा तो मैंने नहीं सुना हुआ है, और अगर स्टूडेंट अपनी एंट्री रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहा है तो हर यूनिवर्सिटी उसको अकोमोडेट करने के लिए तैयार है। लेकिन अगेन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, उसका आइल्स पूरा होना चाहिए, उसकी परसेंटेज जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मांगी गई है, इंटेंट लेटर है, थीसिस है, रिसर्च वर्क है, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, अगर वो चीज़ें पूरी हैं तो सारी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करती हैं। स्टूडेंट जेन्युइन है, डिग्री की भी है, रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर है, तो नो प्रॉब्लम विद दैट। परफेक्ट। जो हमारा स्वीडन का ओवरऑल प्रोसेस है, लाइक द वीज़ा प्रोसेस, कितना टाइम लग जाता है इसको? देखिए, अगर आप एडमिशन से प्रोसेस की बात करेंगी तो एडमिशन जो इनके हैं वो अक्टूबर में स्टार्ट हो जाते हैं। अक्टूबर से स्टार्ट होके ये चलते हैं जनवरी तक। इस दौरान ये सिर्फ एडमिशन और जो आपके रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसी को अकोमोडेट करते हैं। उसके बाद इनका जो साइकिल स्टार्ट हो जाता है बाय द मार्च एंड, ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं रिगार्डिंग टू सिलेक्शन। जो स्टूडेंट ऑफर ले लेते हैं वो उसके बाद एक इनवॉइस जनरेट होती है विद इन अ वीक, उसके थ्रू फीस पे करते हैं और उसके बाद वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम इसका टाइम स्पैन देखेंगे तो 6 to 7 months आर रिक्वायर्ड फ्रॉम एडमिशन अनटिल वीज़ा। तो ये टाइमलाइन बच्चों को माइंड में रखनी चाहिए कि उन्होंने अपना जो प्रोसेस है वो अक्टूबर से स्टार्ट कर देना है और इट विल बी completed बाय मार्च, अप्रैल और मई, डिपेंडिंग अपॉन द डिपॉजिट ऑफ फीस से बच्चा कब फीस जमा कर रहा है और कब वो वीज़ा फाइल कर। राइट। वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं स्टूडेंट को? देखिए, वीज़ा के लिए मेजर डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपका पासपोर्ट है, ओके। आपके फाइनेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइनेंशियल्स वो वाहिद चीज़ है यूरोपियन वीज़ा के लिए जो आपका वीज़ा रिजेक्ट करवा सकते हैं। फाइनेंशियल्स, स्वीडन में एक अच्छी बात यह है कि आपको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के जस्टिफिकेशन नहीं देनी होती है, तो इसीलिए इसका जो वीज़ा है वो दूसरे यूरोपियन कंट्री से कदरे आसान है। उसके अलावा आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। स्वीडन में मोस्टली इंश्योरेंस चलती भी नहीं है क्योंकि वो आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस में ही कवर हो जाती है।
उसके अलावा आपके पास अगर आप डिपेंडेंट्स के साथ जा रहे हैं तो आपका MRC FRC और ये सारी चीज़ें, यानी वो चीज़ें मेजरली चाहिए जो आपका वहाँ पे आप जितनी देर भी रहना चाह रहे हैं, आपके फाइनेंशियल्स, आपको लिविंग एक्सपेंस, वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं और आपकी फैमिली टाइज पाकिस्तान में क्या है कि आप स्टडी के बाद वापस आएंगे, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके जो उस चीज़ जैसे ऐसी कौन सी चीज़ है, लाइक यू मेंशन अगेन, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है जिसके थ्रू वीज़ा प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग हो सकती है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट? देखें, आपके पाकिस्तान में जितनी भी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स हम इसको कंसिडर करेंगे जिसमें आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, आपका बिजनेस, आपकी प्रॉपर्टी, आपके घर, एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप साथ एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं तो ये आपके वीज़ा के लिए एक अच्छी चीज़ हो जाती है कि आपकी फैमिली टाइज पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग हैं, आपके लिंक्स हैं, आप काम कर रहे हैं, प्रॉपर सेटअप है, तो आप इस स्टडी के बाद अपने कंट्री में वापस आएंगे। ग्रेट। अच्छा, आपकी इस चीज़ में क्या राय है कि स्वीडन में रहना या लाइफ इन स्वीडन किस तरह की है? अगर हम अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहें। देखिए, स्वीडन शेंजन होने के साथ साथ स्कैंडिनेवियन कंट्री है और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जो आपके अगर साथ डिपेंडेंट्स जा रहे हैं, स्पेशली बच्चे, उनकी एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा जो आपके हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं स्टूडेंट के लिए भी, वो भी काफ़ी बेहतर है। PR के सिस्टम बहुत बेहतर है वहाँ पे। अगर आप A1 B2 B1 B2 तक अगर आप लैंग्वेज कर लेते हैं तो आपको उस बेस पे भी एक्सटेंशंस मिलती रहती है, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। स्वीडन में थर्ड जो लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश बोली जाती है, नाइस। ठीक है। तो उसमें स्टूडेंट को एक तो और जॉब्स फाइंड करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, और कम्युनिकेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ऑब्वियसली जो आपका लैंग्वेज बैरियर है वो वहीं पे रहेगा, लेकिन उसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशंस वहाँ पे काम आ सकती है। तो मैं स्वीडन इसीलिए भी सजेस्ट करता हूँ कि वो आपको पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, PR के मौके प्रोवाइड कर रहा है, एक अफोर्डेबल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो या यू शुड चूज स्वीडन। ग्रेट। ओके। स्वीडन जैसे लाइक अदर कंट्रीज यूके वगैरह है, उसी तरह स्वीडन पोस्ट स्टडी वीज़ा स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है या पोस्ट वर्क वीज़ा किसी? जी बिल्कुल प्रोवाइड करता है। स्वीडन में पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम आपकी स्वीडन में 1 साल की डिग्री होना लाजमी। 60 ECT आपने अगर स्वीडन से पढ़े हुए हैं, यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। एक बात इसमें यह है कि ये पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा चाहे 1 साल की डिग्री की है, चाहे 2 साल की डिग्री की है, ये 1 साल का ही रहेगा। यस, तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके। जब कोई भी बच्चा जैसे देर आर मैनी स्टूडेंट्स जो बहुत इंटेलिजेंट है, 3.8 3.9 CGPA, और वो कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करने की जगह खुद डायरेक्ट अप्लाई करने लग जाते हैं। व्हाट आर द मिस्टेक्स जो मेजरली ऐसे स्टूडेंट्स करते हैं? देखिए, स्टूडेंट्स आजकल माशाल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी ब्रिलियंट बच्चे देखने को मिल रहे। स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट तो पूरी कर लेते हैं, जैसे अब एडमिशन की रिक्वायरमेंट स्टूडेंट के लिए पूरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। सही है, बिल्कुल। प्रॉब्लम जहाँ आता है वो है वीज़ा स्टेज। वीज़ा स्टेज पे कुछ ऐसी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो स्टूडेंट को तो लग रहा होता है कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं और वो प्रोवाइड भी कर देते हैं, लेकिन उन चीज़ों की जस्टिफिकेशन किस तरह देनी है, कंसल्टेंट लोग इसीलिए बैठे हो, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का स्टूडेंट को ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर वो 100% अपने थ्रू जाना चाह रहे हैं तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो 100% टू द पॉइंट होनी चाहिए ताकि वो खुद से भी इसको प्रोसेस कर सकें। राइट। और स्वीडन में स्कॉलरशिप्स के बारे में बहुत सुना है कि स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, तो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती स्वीडन स्टूडेंट्स को यहाँ से भी पाकिस्तान में होते हुए भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। अगर यहाँ से स्कॉलरशिप नहीं भी लगती तो उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है, जब वो स्वीडन में चले जाते हैं वो वहाँ पे भी स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के हवाले से स्वीडन कभी भी पीछे नहीं रहा। अगर आप देखें प्रीवियस ईयर्स का रिकॉर्ड निकालें तो स्वीडन फ्री स्टडी भी
ऑफर करता रहा है, विदाउट आइट्स ऑफर करता रहा है। लेकिन ऑब्वियसली बाय द पैसेज ऑफ टाइम चेंज जो है मैंडेटरी हो जाता है, Right. तो इन चेंजेस के बावजूद भी वो अच्छी स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहा है। स्टूडेंट को स्कॉलरशिप लेने का जो क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहले उसका सीजीपीए मैटर करता है। उसका अच्छा सीजीपीए होना चाहिए, अच्छा आइल्स उसने स्कोर किया हो, कोई भी टेस्ट है उसने अच्छे स्कोर से उसको पास किया हो। उसके अलावा उसका मोटिवेशन लेटर, वाई ही नीड्स अ स्कॉलरशिप, वो इस स्कॉलरशिप से क्या फ़ायदा उठा सकता है और वो चीज़ें उसको फ्यूचर में किस तरह से कॉम्प्लीमेंट करेंगी। रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू। जैसे हम एडमिशन के टाइम पे एक इंटेंट लेटर सेंड करते हैं, क्या वही इंटेंट लेटर मोटिवेशनल लेटर होता है या सेपरेटली कोई लेटर बना के देना होता है? नहीं, देखिए अब हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपके एडमिशन के लिए आपसे इंटेंट लेटर मांगती है। उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया होता कि ये इंटेंट लेटर आपका स्कॉलरशिप में काम आएगा, ठीक है। उस केस में तो ये चीज़ बिल्कुल अलग हो जाती है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप ऑफर करना चाहती है, दे विल सेंड यू एन ईमेल एज वेल, जिसमें उनके स्कॉलरशिप फॉर्म्स होते हैं। आप वो स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करें, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है मोटिवेशन लेटर की, आप मोटिवेशन लेटर लिखें। वो आपको आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक, अगर आप उस मेरिट में आ रहे होंगे जो मेरिट उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए डिसाइड किया हुआ है, ऑब्वियसली स्टूडेंट विल गेट स्कॉलरशिप। इट कैन बी 30%, 50%, 70% और माइट बी 100%। नाइस। बट अगर यूनिवर्सिटी कांटेक्ट नहीं करती तो क्या ऐसा वे है कि स्टूडेंट डायरेक्टली खुद कांटेक्ट करें? उसका सबसे आसान हल ये है कि स्टूडेंट जिस कोर्स में उसने अप्लाई किया है, वेबसाइट पे जाके उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पढ़े अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पे कंसल्टेंट के साथ साथ स्टूडेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो किसी जगह पे पढ़ने के लिए जा रहा है, कंसल्टेंट से ज़्यादा उसको पता होना चाहिए कि वो राइट। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो वो वेरी कर सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर उस कोर्स में स्कॉलरशिप उसको ऑफर हो रही है तो यस, ही कैन सेंड एन ईमेल टू द यूनिवर्सिटी। वो उनको क्राइटेरिया बता देंगे कि स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है। वो हमारे थ्रू भी ईमेल करवा सकता है, अगर वो खुद करना चाहे तो खुद भी कर सकता है। Perfect. So these are all the questions, sir. Thank you so much for coming. नो प्रॉब्लम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। No worries at all. इट वॉज लवली मीटिंग यू एंड आई होप टू सी यू अगेन इंशाल्लाह। Inshallah, we will. इसी तरह से हम मज़ीद वीडियोस बनाते रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल। जो भी आउट ऑफ कंट्री पढ़ना चाहते हैं। तो थैंक यू अगेन, No worries. इंशाल्लाह सी यू सून। Thank you so much, everyone, for listening to the podcast. And if you have any questions regarding Sweden or any other country all around the world, any question regarding entry requirements, you can comment below so that we can look at your comment and reply to you. And for more details, you may visit our office that is located in Johor Town, opposite UCP University. And don't forget to subscribe us. Thanks so much.